हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। अगर आज के ये भूगोल का मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आज आपको इतना तो पता चल जाएगा कि पेपर में कैसे आंसर लिखे जाते हैं, क्योंकि मैंने इस पेपर में, इस मॉडल पेपर में ऐसे आंसर को लिखकर समझाया है जैसे बोर्ड पेपर में कॉपी लिखी जाती है, और कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी उस बात को आसानी से समझ पाएंगे कि आंसर सही तरीके से लिखा कैसे जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर पैटर्न आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना होगा, अपना रोल नंबर लिखना होगा, और यहाँ पे जो है आपका अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पे मुद्रित प्रश्नों की संख्या यानी 8 आपका पेज इसमें रहता है, और यहाँ पे जो है आपका कोड रहेगा जो कि आपको कॉपी में अपने लिखनी होगी। पूर्णांक आपका यहाँ पे 70 दिया गया है, मिनट आपको यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट है, और यहाँ पे भूगोल विषय के पेपर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ निर्देश आपको दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के जो अंक हैं उनके सम्मुख दिए गए हैं। आगे इसमें लिखा है कि 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और प्रश्न संख्या 9 से लेकर लघु उत्तरीय तक, 16 से लेकर जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और उसका उत्तर आपको 20-25 शब्दों में देना है। 17 से लेकर 22 तक जो आपके रहेंगे प्रश्न वो लघु उत्तरीय रहेंगे, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। फिर इसके बाद 23 और 24 जो है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होगा। फिर इसके बाद मानचित्र वाले प्रश्न आते हैं। मानचित्र में आपको बोर्ड वाला दिखाऊंगा जो हूबहू आपको बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से निर्देश वगैरह दिए गए हैं। आइए बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, और प्रश्न का उत्तर आप भी कमेंट जरूर करिएगा कौन कितने आपके सही होते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यहाँ पूछा गया है उपागम कौन होता है, स्रोत, यानी मानव भूगोल के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, उसके कौन कौन से स्रोत हैं, अप्रोच हैं। तो इसमें पूछा है नहीं, यहाँ पूछा है, तो इसका मतलब हमें बताना कि इसमें नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। इसमें आपका मात्रात्मक जो क्रांति है ये इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है यात्रियों का विवरण, प्राचीन महाकाव्य, चंद्रमा से जो है चट्टानी पदार्थ के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको आंसर टिक करना होगा। राइट आंसर इसमें क्या होगा। बहुत जगह पे मैंने इसको देखा तो उसमें कई सारे मिस्टेक हुए हैं, लेकिन यहाँ भौगोलिक सूचना का स्रोत पूछा है तो यात्रियों के विवरण से हमें मिल जाते हैं, प्राचीन मानचित्र से भी मिल जाते हैं, चंद्रमा से चट्टानी जो पदार्थ के नमूने होते हैं यहाँ से भी मिल जाते हैं। प्राचीन महाकाव्य इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन महाकाव्य जो है एक धार्मिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, तो इसमें भौगोलिक सूचना के स्रोत जो है वो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ से तीनों से मिल सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। मानव भूगोल की परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। ये किस परिभाषा ने किसने दिया है परिभाषा? रटजल की है, एलन सी सैंपल की है, सीवी बीकल की है, या फिर विडॉल डी ब्लास की है। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका ये एलन सी सैंपल की परिभाषा है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? सैंपल, जीन ब्रूंस, रटजल, या फिर विडॉल डी ब्लास। सही जवाब हो जाएगा इसमें रटजल, जो मानव भूगोल के जनक भी कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, या फिर सिख। तो दूसरे नंबर पे मुस्लिम यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशाल जो है विशालता भाषाई समूह है? तो विशालतम भाषाई समूह है चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारतीय आर्य, या फिर द्रविड़। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा भारतीय आर्य। लगभग 74% जो है ये हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण में प्रशिक्षित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जाती। अब यहाँ पे लिखा है कि प्रशिक्षित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जाती, मतलब ऐसे हमें प्रशिक्षित बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां कहाँ देखने को नहीं मिलेंगी? गंगा के जल मैदानों में क्या यहाँ देखने को नहीं मिलेगी? बिल्कुल यहाँ मिलेगी। राजस्थान के शुष्क अर्थ
ये अर्थ रहेगा, ये अर्थ शुष्क मरुस्थल में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के शुष्क मरुस्थल में। ठीक है, निचली घाटियों में, उत्तरी पूर्वी वन के पहाड़ियों में, यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ये जो है आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है, कौन सा पर्यटन नगर है? दिल्ली, चंडीगढ़, प्रयागराज, नैनीताल। पर्यटन नगर वो होते हैं जो प्राकृतिक दृश्य जो है काफ़ी अच्छे खूबसूरत होते हैं, तो नैनीताल का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 8 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर को ऐसे समझेंगे जैसे अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तब भी आपका यहाँ पे काम करवा देंगे। कैसे सटीक आंसर यहाँ पे इन सब का लिखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो चलिए इसको भी आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, संचार से आप क्या समझते हैं या संचार किसे कहते हैं? व्हाट इज कम्युनिकेशन? संचार क्या है? तो बहुत सिंपल वर्ड में आपको पहले समझा दे। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं और आपने किसी को फ़ोन किया है और आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने फ़ोन किया है और आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो आप अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, वही आपका क्या है? संचार है, कम्युनिकेशन है। यानी आप इनसे क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं, सिंपल परिभाषा, ठीक है। ये तो बात होगी जेन्युइन परिभाषा जो आप बिना पढ़े भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। देखिए, संचार से तात्पर्य जानकारी या विचारों का जो है आदान प्रदान संचार कहलाता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। यह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश, विचार, जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया है। यह मौखिक, लिखित, दृश्य के रूप में हो सकती है। मौखिक का मतलब यह है कि भाई आपने किसी को सवाल पूछा, वो उत्तर दे दिया, ठीक है। लिखित के रूप में कैसे? जैसे कि आप किताब पढ़ रहे हैं तो किसी ने किताब लिखा है, ठीक है। दृश्य के रूप में कैसे? दृश्य मतलब देखना, आप किसी से मिलकर अपनी बातों को बता रहे हैं उनसे, तो ये सब क्या है? संचार के पार्ट है, संचार के हिस्से हैं। तो इन संचार को ऐसे भी आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत सिंपल मतलब समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक देश ए है, ठीक है, और कोई एक देश यहाँ पे बी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ए वाला जो देश है अपनी वस्तु को बी वाले देश में बेचे और बी वाला अपनी वस्तु को ए वाले बेचे या फिर अन्य किसी और देश में बेचे, तो इस प्रकार को अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। जब दो देश बीच में आ जाए तो समझ लीजिए मुद्दा कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तो जब एक देश से किसी दूसरे देश में वस्तुओं को बेचा या खरीदा, जिसे हम सिंपल भाषा में आयात निर्यात कहते हैं, इस प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। आइए चीज वही यहाँ पे लिखा गया होगा, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार है जिसमें एक देश दूसरे देश से वस्तुएं खरीदता और बेचता है, उसे वैश्विक व्यापार भी कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे वैश्विक व्यापार आ गया, आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़कर गए हैं लेकिन वैश्विक व्यापार आ गया पेपर में, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे इसे वैश्विक व्यापार भी कहा जाता है क्योंकि विश्व स्तर पर होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे गुच्छित वस्तु को परिभाषित कीजिए। आपने कभी कभी देखा होगा अंगूर का गुच्छा देखा होगा, ठीक है। आपने कभी कभी चाबी का गुच्छा देखा होगा। उस चाबी के गुच्छे में, अंगूर के गुच्छे में बस आप इतना बता दीजिए, क्या सभी गुच्छे मतलब सभी अंगूर पास पास में होते हैं तभी तो गुच्छा बनता है? चाबी सभी पास पास में होते तभी तो गुच्छा बनता है। तो उसमें क्या कहते हैं? अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। तो गुच्छा से गुच्छित बना है। अब बस्तियां यहाँ आगे लिखा है, तो बस्ती का मतलब क्या? बस्ती का मतलब ये होता है कि जो घर बने होंगे वो घर कैसे बने होंगे? वो घर बने होंगे पास पास बने होंगे। कैसे बने होंगे? पास पास बने होंगे। रास्ते उसमें बड़े सकरे सकरे होंगे। तो ऐसी बस्ती को गुच्छित बस्ती कहा जाता है जब अंगूर की तरह गुच्छे होते हैं, ठीक है। क्लियर हो चुका है? आइए देखते हैं इसमें। गुच्छित बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जिनमें घर पास पास होते हैं, रास्ते सकरे होते हैं और मैदानी भागों में देखने को मिलते हैं, उसे गुच्छित बस्ती कहा जाता है। जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, इसी तरह से बस्तियां भी गुच्छित होती हैं, ठीक है। सिंपल दोस्तों, इतना सिंपल आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं कि माई कलाल कोई काट नहीं सकता है, आप सटीक आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व इसको परिभाषित करना है तो उसमें आप लिखेंगे जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में
प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर एरिया है, ठीक है, मान लेते हैं कोई 1 किलोमीटर की एरिया है, ये है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे जितने व्यक्ति इस 1 किलोमीटर में निवास करेंगे उनकी जो संख्या होगी उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। अब इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला अगर आप लिख देंगे तो बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि फार्मूला इसकी जान है, ठीक है, इसकी क्या भैया जान है फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे जनसंख्या घनत्व बराबर ऊपर जनसंख्या नीचे क्षेत्रफल, ऊपर जनसंख्या नीचे क्षेत्रफल, तो जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, बस आपका हो गया 1 नंबर 2 नंबर, बढ़िया नंबर पूरा मिल जाएगा मैथ की तरह, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। देखिए चलवासी पशुचारण लिखा है, पशु मतलब क्या होता है भाई, जो पालतू पशु होते हैं उसी को पालतू पशु कहते हैं। आगे लिखा है चारण, चारण मतलब चराने के लिए, तो पशुओं को चराने के लिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए चलवासी लिखा है, चलवासी का मतलब चल, चलने की बात हो रही है, चल भैया चल, कहीं चलते हैं घूमने उमने, तो चल। और वसना, आगे लिखा वासी यानी चलवासी यानी चल कर कहीं पे जाके बसना, चल कर कहीं पर बसना, तो चलवासी कहलाता। अच्छा जाते क्यों है चल कर बसना यानी जाते क्यों हैं, तो जवाब होगा आगे लिखा है पशुचारण, पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे चलवासी पशु चारण कहते हैं। कितना सिंपल है दोस्तों, आसानी से आप ले सकते हैं, कॉपी में अगर आ जाएगा ना तो भैया एकदम गर्दा उड़ा देंगे, मजा आ जाएगा, एकदम बढ़िया से आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें परिभाषा हेडिंग बना के लिखेंगे, हेडिंग लिख लेंगे चलवासी पशुचारण और उसके बारे में लिखेंगे चलवासी पशुचारण का मतलब उन पशुओं को पालने और पालन करना जो घास और अन्य खाद्य सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिए जाते हैं। ये आमतौर पर पशु गड़ेरिये होते हैं, इनके साथ चलने वाले लोगों के द्वारा पाले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं चलवासी पशुचारण के बारे में, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। किन्हीं 2 लौह अयस्क के नाम लिखने हैं, 2 लौह अयस्क का नाम लिखना है, यानी सिंपल भाषा में पूछा जाए तो लौह अयस्क के प्रकार पूछा है, ठीक है। तो लौह अयस्क के प्रकार में 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 2 प्रकार पूछा गया, 2 ही आप लिखेंगे, हेमेटाइड मैग्नेटाइड, ठीक है, हेमेटाइड और मैग्नेटाइड। तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे, हेमेटाइड और मैग्नेटाइड, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अब मान लीजिए आपका खेत है, ठीक है, आपका खेत है, ये कृषि योग्य है, ठीक है, कृषि योग्य है, मतलब आप उस पर खेती कर सकते हैं, यानी कृषि योग्य है, लेकिन वो व्यर्थ पड़ी हुई है भैया, उस पर खेती नहीं हो रही है, व्यर्थ पड़ी है, तो उसे क्या कहेंगे, कृषि योग्य तो है लेकिन वो कैसी है, व्यर्थ पड़ी हुई है, उस पर काम वाम नहीं हो रहा है, खेती नहीं हो रही है, फसल नहीं उगाई जा रही है, तो अब इसको क्या कहेंगे, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, सिंपल, ठीक है। आइए परिभाषा देख लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग बना देंगे दोस्तों कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, उसमें लिखेंगे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से तात्पर्य उन भूमि क्षेत्रों से होता है जो कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं लेकिन वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसका कारण सूखा, जलवायु या फिर अन्य खराब स्थिति हो सकती है या प्राकृतिक कारण भी हो सकता है। तो कृषि योग्य भूमि तो है लेकिन वो परती पड़ी हुई है, काम नहीं हो रहा, खेती नहीं हो रही भैया उस पर, तो इस प्रकार से आप उसके बारे में सिंपल वर्ड में दोस्तों लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन है कि वर्षा जल संचयन का उपयोग बताइए। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा वर्षा जल संचयन में क्या लिखे, तो वर्षा जल मतलब कि जो बारिश होती है उसी जल का संचयन करना है, संचयन का मतलब इकट्ठा करना है, जमा करना है ताकि भविष्य में उसका उपयोग कर सके, सिंपल, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे वर्षा जल संचयन का उद्देश्य वर्षा के पानी को इकट्ठा करना होता है और उसे बाद में उपयोग करने के लिए संचित करना होता है, संचित में जमा करना होता है। इसका उपयोग पीने के लिए, कृषि के लिए, घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है, जिसे वर्षा जल संचयन का उपयोग कह सकते हैं, ठीक है। कितना सिंपल, आसानी से याद कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की, जिसका उत्तर जब आप लिखेंगे तो 4 अंक आपको दिए जाएंगे। अगर दोस्तों आपको लगता होगा कि आपकी तैयारी यहाँ से हो रही है, आपको याद हो रहा है, आप बढ़िया से समझ पा रहे हैं, तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं, छोटा सा वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मानव विकास के उपागमों का उल्लेख करना है। अब ये उपागम क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, उपागम का स्रोत
कह सकते हैं। यानी अगर हमें मानव विकास के बारे में जानना है तो उसकी कौन कौन से स्रोत है जिससे हम जान सकते हैं कि मानव विकास कर लिया है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं। सबसे पहले आप अपने कॉपी में हेडिंग डाल देंगे मानव विकास के उपागम। तो 4 उपागम होते हैं, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत उपागम और क्षमता उपागम। ठीक है, अब मैं पहले आपको इसको याद करा दूं, फिर मैं आगे टॉपिक को बढ़ाता हूं। ठीक है, तो चलिए सिंपल सी बात यह है कि समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप हैं। अब क्या होगा कि देखिए, जैसे आपका यहाँ पे लिखा मानव विकास लिखा है, यहाँ मानव विकास लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि मानव विकास कब करेगा, आप जरा सोच के देखिए। ये आप हैं, आप विकास कब करेंगे, जब आपके पास पैसा होगा, यानी जब आपके पास आय होगा तभी तो विकास करेंगे। सिंपल, पहला पॉइंट क्या होता है, आय यानी पैसा होगा तभी विकास होगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए, जब अगर आपके पास आय यानी इनकम, पैसा आ जाएगा तो आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल कल्याण होगा। पैसा आएगा सबका कल्याण हो जाएगा यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना भी कल्याण कर सकते हैं, दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आपका कल्याण होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी आवश्यकताएं होंगी, जितनी भी आवश्यकताएं होंगी वो पूरा होगा कि नहीं होगा। यानी जो भी आप चाहते हैं उसे खरीद सकते हैं, जो भी आप घर बनाना चाहते हैं घर बनवा सकते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं गाड़ी ले सकते हैं, जब पैसा रहेगा तो। यानी आप अपनी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है, आधारभूत आवश्यकताएं, आधारभूत आवश्यकताएं आप उससे पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। अगर आप पूरा जब कर लेंगे तो फिर आप क्या होंगे, आप क्षमतावान हो जाएंगे, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी कि लोग सोचेंगे भैया यार बड़ा क्षमतावान है, बड़ा बलवान है। जिसका मतलब क्या है कि देखिए, जब आपका आय होगा यानी आपके पास पैसा होगा तो आपका कल्याण होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कल्याण होगा तो आप अपनी जो भी आवश्यकताएं रहेंगी उस आप उससे पूरा कर सकते हैं। जिस दिन पूरा हो जाएगा आपके अंदर क्षमता आ जाएगी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा आ चुका है, मैं चाहूँ तो कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो ये सब पूरा एक ट्रिक है, इसको एक सर्कल में जोड़ के आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मानव विकास तब कर सकता है जब उसके पास आय होगा, तब कर सकता है। और आय रहेगी तो क्या होगा, कल्याण होगा। और कल्याण होगा तो नहीं, आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो सब अपना खरीद सकता है, ले सकता है। और अगर ले सकता है तो क्षमतावान हो सकता है, इसका मतलब उसके पास क्षमता हो चुकी है। तो अब इनको समझ गए हैं, अब इनको आगे डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये 4 नंबर में पूछा जाएगा, इसीलिए आप 4 हेडिंग डाल के अगर छोड़ देंगे ना तो आपको 4 नंबर नहीं मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको 4 नंबर मिलेगा। तो आइए जानते हैं क्या हम आसानी से लिख सकते हैं थोड़े थोड़े शब्दों में। ठीक है, पहला हेडिंग डालेंगे आय उपागम, इसके बारे में लिखेंगे मानव विकास के सबसे प्राचीन उपागम एक है जिसको बोलते हैं आय उपागम। यहाँ पे लिखा है कि अगर मानव की आय स्तर उच्च होगी तो मानव विकास भी क्या होगा, उच्च होगा। यानी सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई 1,000 रुपये कमाता है और कोई एक दिन में 10,000 कमाता है। ठीक, कमाने वाले कमा रहे हैं, एक दिन में मान लो कोई 1,000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, तो विकास कौन ज़्यादा करेगा, जवाब होगा 10,000 वाला विकास करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जितनी आय आपकी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा विकास होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें कल्याण उपागम की, तो कल्याण उपागम लिखेंगे इस उपागम में आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जैसे लक्ष्य शामिल होते हैं। यानी मानव अपना कल्याण कर सकता है, जब स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी जरूरतें पूरा कर सकता है तो अपना कल्याण वो कर सकता है। पैसा आएगा तो कल्याण अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता उपागम का मतलब क्या है, इस उपागम के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, भोजन, स्वच्छता, आवास, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर जोर दिया जाएगा। अगर वो उससे विकास कर सकता है मानव तो कहेंगे ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आधारभूत आवश्यकताएं को विकास कर सकता है। आगे है क्षमता उपागम। इसमें इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर सेन की अवधारणा से दिया गया है। उपागम के अंतर्गत संसाधनों को पहुंच बनाने और क्षमता का विकास आवश्यक माना गया है। इसमें कहने का मतलब ये कि जो हमारे पास संसाधन है वो कितनी मात्रा में पहुंच रहे हैं, कितने नहीं पहुंच रहे हैं, और हमारी क्षमता क्या है उसको खरीदने के लिए, उसको जो है जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे 2 लाइन लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन है भारत में अपभ्रक की ये वेतन नहीं बल्कि वितरण है। ये यहाँ पे जो वेतन लिखा गया है ये वितरण है। ठीक है, वितरण का मतलब किन किन राज्यों में ये फैला हुआ है ये। ठीक है,
तो अभ्रक में वितरण का विवरण देना है या वर्णन कीजिए। तो अभ्रक में कहाँ कहाँ जो है अभ्रक जो है भारत में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसके बारे में आपको विवरण देना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में कैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभ्रक यानी माइका इसे कहते हैं। माइका एक प्रकार का खनिज होता है जो मुख्य रूप से सिलिकेट खनिज जो सिलिकेट जो खनिज होता है उसी का समूह होता है। यह खनिज पारदर्शी, रंगहीन, हल्का होता है। अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, निर्माण उद्योग और सौंदर्य प्रसाधन या सौंदर्य उत्पादन में किया जाता है। यह पतला और लचीला होता है। इससे सीट या परतों के रूप में आसानी से काटा जा सकता है। तो ये छोटी सी कहानी है अभ्रक के बारे में यानी माइका के बारे में। आइए इसका वितरण जान लेते हैं, कहाँ कहाँ ये वितरण कहाँ कहाँ मतलब फैला हुआ है। भारत में अभ्रक के भंडार बहुत अधिक हैं और दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। तो भारत में अभ्रक उत्पादन कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक है और बिहार है। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं झारखंड में। झारखंड में उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है और देश की कुल उत्पादन का लगभग 50% जो है वो झारखंड में अभ्रक पाया जाता है। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला जो है, नेल्लोर जिला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेल्लोर जिला उच्च कोटि के अभ्रक जो है यहाँ से उत्पादन होते हैं और देश का लगभग 30% जो है ये आपका अभ्रक उत्पादन नेल्लोर से होता है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। भारत में राजस्थान उत्पादन अजमेर, भीलवाड़ा, अन्य जिलों में जो है यहाँ पे राजस्थान में अभ्रक उत्पादन होता है। ठीक है, वहीं बात करें कर्नाटक में, कर्नाटक में मैसूर जिला है और अन्य जिलों में अभ्रक पाया जाता है। बिहार की बात करें तो बिहार में कुछ जिले में अभ्रक उत्पादन किया जाता है। तो उसके बारे में इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण आप पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे और इसके बारे में लिखेंगे क्या क्या कारण हो सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 कारण आप अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी से भी जनसंख्या वृद्धि होती है। क्या जनसंख्या वृद्धि होती है? इसके कारण आइए जानते हैं कैसे होती है। बहुत से लोग विशेषकर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा से वंचित रहते हैं। अशिक्षा के कारण लोग परिवार नियोजन और छोटे परिवार का लाभ समझ नहीं पाते हैं और जनसंख्या वृद्धि करते रहते हैं। तो इसके बारे में ऐसे ही सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे अगला है प्रजनन दर की अधिक होना। प्रजनन दर अधिक होने का मतलब ये है यहाँ पे कि भारत में प्रजनन दर अधिक है, जन्म दर बच्चों का वो अधिक है। कई परिवार आर्थिक सहायता और सामाजिक कारणों से जो है अधिक बच्चे चाहते हैं। तो हम दो हमारे दो चाहिए, लेकिन हम दो हमारे 5 हमारे 4 ऐसा अगर लोग अपनाते हैं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अगला पॉइंट यहाँ पे शादी की छोटी उम्र यानी जिसे बाल विवाह कहा जाता है। कई इलाकों में लड़कियों की शादी जो है छोटी उम्र में कर देते हैं, जिनकी जो है उनकी प्रजनन जो अधिक बढ़ जाती है और अधिक बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से जो है छोटी उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। आगे है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर उपलब्ध ने मृत्यु दर को कम कर दिया है, जिससे जनसंख्या बढ़ी है। तो 4 पॉइंट इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट कि प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे प्राथमिक है, यहाँ पे द्वितीयक है और उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। प्राथमिक क्रिया में पहले लिखेंगे प्राथमिक क्रिया ऐसी क्रिया जो जीवन को मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, उसे प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। द्वितीय क्रिया में क्या है? ऐसी क्रियाएं जो प्राथमिक क्रियाओं के बाद की जाती है और उत्पादों को विकसित और प्रस्तुत करने में सहायक होती है। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो कृषि में गन्ना हुआ, ठीक है, कृषि में गन्ना हुआ और गन्ने से चीनी बन गया, ठीक, गन्ने से क्या बन गया? चीनी बन गया। तो ये चीनी है ये द्वितीयक हो जाएगा और गन्ना हो जाएगा प्राथमिक में हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे इसके बारे में बात करें अगले पॉइंट पर, कार्य क्षेत्र कैसा है। तो कार्य क्षेत्र में देखिए प्राथमिक क्रिया में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन ये सब किए जाते हैं और द्वितीय क्रिया में उद्योग, फैक्ट्री, निर्माण कार्य ये सब लगाए जाते हैं। वहीं बात करें कच्चे माल के आधार पे, तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक क्रिया में लिखेंगे प्रकृति से सीधे मिलने वाले संसाधन जो इसमें उपयोग किए जाते हैं और जो द्वितीय क्रिया में होता है उसमें प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त माल को जो है तैयार माल में बदला जाता है। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गन्ना है, गन्ना कृषि में हुआ, फिर गन्ने से चीनी बना, तो चीनी जो है आपका किस में आ जाएगा? चीनी आ जाएगा आपका द्वितीय क्रिया में। ठीक है, ऐसे ही पर्यावरण पर प्रभाव देखिए, तो प्राथमिक क्रिया से प्राकृतिक संसाधनों को सीधे उपयोग करने से पर्यावरण पर दबाव जो है अधिक पड़ता
है। और द्वितीय क्रिया में देखिए औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण समस्याओं के कारण भी इसमें बनती है, तो दोनों कहीं ना कहीं इफेक्टेड करते हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है, अब बात करते हैं अगले यहाँ पे उदाहरण पे। तो देखिए उदाहरण में दे सकते हैं, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जैसे गेहूं है, गेहूं उगाना, मछली पकड़ना या फिर कृषि करना, पशुपालन करना, ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। वहीं द्वितीय क्रिया की बात करें तो गेहूं से आटा बनाना, मिट्टी से ईंट बनाना, ये सब द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे है कि मानव प्रकृति की व्याख्या कीजिए, मानव प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन घुमा देगा, जो मानव का प्राकृतिकरण लिखा है यहाँ सबसे पूछ लेगा कि निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। मानव का प्राकृतिकरण मतलब कि निश्चयवाद। ठीक है, निश्चयवाद हो रहा है यहाँ पे। आइए जानते हैं कैसे इसमें लिखेंगे। मानव का, इसमें लिखेंगे मानव का प्राकृतिकरण भूगोल के संबंधित अवधारणा है, यानी जो मानव का प्राकृतिकरण है वो भूगोल का जो है संबंधित अवधारणा है। अवधारणा का मतलब थॉट यानी विचार, जिसका मतलब है कि मनुष्य का जीवन उसकी गतिविधियों प्रकृति के अनुरूप ढल जाती हैं। इसमें मानव अपने पर्यावरण को समझता है और उसकी के अनुसार अपना जीवन शैली, रहन सहन और अपनी जो गतिविधियां हैं वो विकसित करता है, यानी पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होता है। यह अवधारणा मानना है, इस अवधारणा का मानना है कि प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है, जहां मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है और उसके नियमों का पालन करता है। तो इस प्रकार से ये आपका लिख सकते हैं मानव का प्राकृतिकरण। नोट पॉइंट पे यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे कि मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली जो विचारधारा है उसी को निश्चयवाद कहते हैं, या फिर उसी को मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस छोटी सी परिभाषा भी आप लिख देंगे तो प्लस पॉइंट हो जाएगा, बढ़िया अंक आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 3 मूलभूत क्षेत्र आपको लिखना है, तो 3 आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। आय है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। आय, स्वास्थ्य, शिक्षा से जो है मानव जो है विकास करता है। इसको डिटेल में लिखना है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे आय। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे मानव विकास के सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो आय है, जिसके आधार पर मानव अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करके विकास को संभव बनाता है। तो सिंपल वर्ड है, आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य में देखिए, स्वास्थ्य कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये पहली लाइन आपका कीवर्ड का काम करेगी। ठीक है, अतः अगर मानव स्वस्थ है अर्थात मानव मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो किसी भी कार्य को करके मानव अपना विकास को संभव बनाता है। तो इस प्रकार से मानव स्वस्थ रहेगा तो अपना विकास कर सकता है। आगे है शिक्षा के बारे में लिखेंगे कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे मानव हर मुश्किल को आसान कर सकता है और विकास को संभव बना सकता है। इसीलिए शिक्षा जो है वो इंसान को ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है उसमें देखेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके दिया कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्णन कीजिए। 23 में से आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर 24 नंबर आएगा, इसमें से भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अथवा पूछा है कि उपग्रह संचार किसे कहते हैं, भारत में उपग्रह प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे इसका मान लीजिए उत्तर आपको लिखना है तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी कारक आपको यहाँ पे हेडिंग बनाना होगा और जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है, उसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में ऊपर भी हम लोग जो है लघु उत्तरीय में चर्चा किए हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, जो कच्चे माल जो होते हैं जैसे कि मान लीजिए जैसे कोयला है, ठीक है, कोयला है मान लीजिए। अब जहाँ पे कच्चा माल यानी कोयला जहाँ पे मिलता है वहीं पे आसपास जो है ज़्यादातर बिजली उत्पादन जो है आसानी से किए जा सकते हैं, या फिर जहाँ पे आसानी से जहाँ गन्ना ज़्यादा मिलता है उसी के आसपास जो है चीनी मिल भी स्थापित किए जाते हैं। तो जहाँ कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं उद्योग वहीं पर ज़्यादा जो है उद्योग बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इस क्वेश्चन को लिखना है तो आप जो है पिछला वीडियो देख सकते हैं मेरा, उसमें मैंने इस बारे में बताया है, कई सारे क्वेश्चन में मॉडल पेपर में सॉल्व करवाया, तो आप उसे देख सकते हैं। आइए हम लोग मानचित्र की बात करते हैं, कैसे मानचित्र भर सकते हैं।
मानचित्र वाले क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देंगे वो ऐसे दिखाई देगा कि दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थिति को दिखाइए और उनका नाम भी लिखिए। तो आपको यहाँ पे आधा नंबर प्लस आधा नंबर, जो सही नाम आप लिखेंगे और सही जगह दर्शाएंगे तब आपको आधा नंबर प्लस आधा नंबर मिलेगा, तब जाके 1 नंबर आपका पूरा होगा। तो आपको सही तरीके से मानचित्र भरना है। ट्रिक बताऊंगा कैसे आप भर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा कि भारत का अभ्रक उत्पादक एक क्षेत्र भरना है। अब आपको एक क्षेत्र भरना है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की, अभ्रक कहाँ कहाँ उत्पादन होता है। तो झारखंड में उत्पादन होता है, राजस्थान में उत्पादन होता है, तो आप आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। तो आप इसके बारे में ऐसे ही लिख सकते हैं। तो मानचित्र में देखिए, मानचित्र में आपको दिखा दे रहा हूँ। ऐसे जो आप मानचित्र देख पा रही है बोर्ड का मानचित्र है, ऐसे ही हूबहू आपको मानचित्र देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा केवल परीक्षकों के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप जितने सही करेंगे यहाँ पे आपको अंक मिलेगा। टीचर यहाँ पे अंक ऐसे इस प्रकार से एक एक ऐसे करके यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, ऐसे से आपको एक एक करके अंक दे देंगे। 5 में 5 नंबर आपको लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिखना है। ठीक है, हिंदी मतलब शब्दों में अंकों में दोनों आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये 2025 का करंट का मानचित्र है। सेम ऐसे ही मानचित्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभ्रक पूछा गया है। अब अभ्रक में आपको राजस्थान भरना है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो आप ऊपर पार्ट देख रहे हैं निकला हुआ, ऐसे ही आपको दिखाई देगा मानचित्र। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पे आप ऐसे गोला कर देंगे और यहीं पे लिखेंगे राजस्थान, यहीं पे लिखेंगे राजस्थान, और इसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, 1 हो जाएगा। बस ऐसे ही मानचित्र भर दीजिए। सही नाम लिखे हैं आप, ठीक है, और सही जगह दर्शाए हैं, पूरा 1 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो जवाब होगा इसमें चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा। तो असम, आइए देख लेते हैं असम कहाँ है मानचित्र में। माँ कसम, असम कहाँ है। ये आपका है उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में एकदम बीचों बीच यहीं पे आप असम दर्शा देंगे। यहाँ बीचों बीच असम जो है आप दर्शा देंगे। यहाँ पे एरो बना के यहाँ लिखिए माँ का असम, ये है असम। ठीक है, यहाँ पे असम लिख देंगे। और असम में चाय उत्पादन ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 आप लिख देंगे। मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप आराम से लिखेंगे, अच्छे तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 2 हो गया। तीसरे पर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, इस प्रदेश की राजधानी, किस प्रदेश की राजधानी। अब आप सोचो किस प्रदेश, इस प्रदेश मतलब भैया किस प्रदेश, तो इस प्रदेश का मतलब जिस प्रदेश का पेपर दे रहे हैं, किस प्रदेश का, यूपी बोर्ड का। तो यहाँ पे लिखेंगे यूपी। अब यहाँ पे देखिए जो गड्ढा वाला भाग है ये नेपाल है। ठीक है, ये नेपाल है। अब नेपाल के जस्ट नीचे जो है यहाँ पे यूपी है। आधा हिस्सा यूपी का, आधा हिस्सा बिहार का है। तो आप यहाँ पे जो है ऐसे बीचों बीच यहाँ पे दर्शा दीजिए और यहाँ पे लिखिए लख, इधर लख भैया, लखनऊ। ठीक है, ये हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ऐसे आपको भर देना है। आ जाइए चौथे नंबर पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य देख लेते हैं। यहाँ पे जनसंख्या के दृष्टि से पूछा, तो आप यहाँ पे कॉर्नर में देख पाएंगे ये वाला छोटा सा ऐसे उठा भाग दिखाई देगा ऐसे हुआ। ठीक है, ये भैया सिक्किम है, ये सिक्किम है। ये इधर नेपाल है, इधर भूटान है, ऊपर चीन है। 3 देशों से भी घिरा हुआ है सिक्किम। ठीक है, तो ऐसे खूंटा की तरह ऐसे निकला हुआ है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे सिक्किम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिक्किम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिक्किम। और सिक्किम में क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पे 4 आप लिख देंगे। ठीक है, 5वें नंबर की बात कर लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है। तो भैया ये है केरल में, और केरल पड़ता है यहाँ पे जस्ट ये नीचे इस साइड में। ठीक है, ये नीचे इस साइड में केरल है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से दर्शा के यहाँ पे लिखेंगे केरल। और क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप यहाँ पे 5 दर्शा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है यहाँ पे विश्व का मानचित्र। तो विश्व का मानचित्र देख लीजिए, ऐसे ही हूबहू आपको देखने को मिलेगा। 2025 का देखिए, यहाँ पे रोल नंबर है, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोड वगैरह लिखा रहता है आपका। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे जो है परीक्षक जो होते हैं आपका नंबर यहाँ पे देंगे। ऐसे ही सेम मानचित्र आपको मिलेगा, सादे मानचित्र में आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एशिया में सबसे कम जनसंख्या वाला देश, एशिया में सबसे कम जनसंख्या वाला देश पूछा है भैया। आइए देखते हैं, एशिया में सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश होगा वो होगा मालदीव। ठीक है, मालदीव होगा। अब यहाँ पे मालदीव कहाँ पे है, तो मालदीव जो है भारत के जस्ट नीचे,
भारत के जस्ट नीचे जो है यहाँ पे आप मालदीव भर देंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे मालदीव, भारत के जस्ट नीचे यहाँ पे लिखेंगे मालदीव। ये मालदीव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो फर्स्ट यहाँ पे लिख देंगे। जस्ट भारत के नीचे मालदीव समुद्र में छोटा सा बिंदी बना देंगे। अगर वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जैसे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसे गोला कर दीजिए, ठीक है। यहीं पे आपका मालदीव भारत के जस्ट नीचे, सबसे छोटा देश एशिया महाद्वीप का, ठीक है भैया। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, कह रहा है दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक पूर्वी जो है बंदरगाह बताना है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया कहाँ पे है? ये आप जो देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया है। तो यहाँ पे सिंगापुर एक देश पड़ता है। अब आप इसमें जो है ये छोटा सा गोला कर देंगे, ठीक है। गोला करके यहाँ पे लिखेंगे सिंगापुर, सिंगापुर, ठीक है। आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे, 2 आप यहाँ पे करेक्ट कर देंगे, पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट कह रहा है चिल्ली की राजधानी आपको भरना। चिल्ली जो देश है उसकी राजधानी भरना है। तो चिल्ली की राजधानी होती है संटियागो, ठीक है, संटियागो होता है। और जो आप ये वाला देख रहे हैं साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है, वो ऐसे ही चिल्ली एकदम पतले में ऐसे है, एकदम पतले में ऐसे पैर लटकाया हुआ है छत से, तो इसी प्रकार से ऐसे आपको दिखाई देगा चिल्ली। तो यहाँ पे आप ले देंगे चिल्ली, और चिल्ली की राजधानी क्या है? संटियागो, ठीक है, संटियागो, ठीक है। सटियागो का ऐसे, तो संटियागो। चिल्ली की राजधानी क्या है? सटियागो का, ऐसे भी याद कर सकते हो संटियागो। तो चिल्ली की राजधानी क्या है? संटियागो। सटियागो का बढ़ोतरी में, तो संटियागो हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ट्रिक्स याद करिए, थोड़ा थोड़ा आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा, समझ में आएगा। आगे हो गया। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख नदी भरना है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये रहा, और उसमें एक नदी है, यहाँ पे है जो है मिसिसिपी, मिसौरी। तो आप अपने मौसी को याद करिए, मिसौरी है ये, मिसौरी, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है। ऐसे भर देंगे, बस काम हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। नेक्स्ट है एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। अभी तो पूछा था एशिया में सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या वाला देश, और फिर इसके बाद यहाँ पूछा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो भारत के ऊपर यहाँ पे चीन है, यहाँ पे चीन दर्शा देंगे। वैसे भारत अब नंबर 1 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भी एनसीईआरटी में चीन ही हमें लिखना है, क्योंकि हमारी किताब में चीन ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चीन लेंगे, 5 नंबर ले देंगे, बस काम हो गया। इस प्रकार से दोस्तों पूरा का पूरा आप 5 में 5 सही कर सकते हैं। बाकी मैंने और अच्छे तरीके से मानचित्र को हल करवाया है, बताया है, समझाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।